न्यूमेरिकल, जो कि हमारा न्यूमेरिकल बताया गया है हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर देयर इन ए कप ऑफ वाटर। अच्छा, तो पहले हम क्वेश्चन का हिंदी मीनिंग समझ लेते हैं कि क्या है। हमको पता है कि एक वाटर में मतलब जो वाटर मॉलिक्यूल्स रहता है उसमें चार्ज फ्लो करता है। अब कितना चार्ज फ्लो करता है ये हमको पूछा गया। अगर हम एक कप का मेजरमेंट लें तो हमें पता है कि एक मोल मतलब 1 मोल ऑफ वाटर कंटेन्स 18 ग्राम ऑफ वेट। ठीक है, मतलब अगर हम एक मोल की बात करें, जैसे मान लीजिए कि H2O है, H2O वाटर का फॉर्मूला होता है। अब वाटर में हमें पता है कि जो हाइड्रोजन रहता है उसका 1 आपका क्या रहता है, मतलब उसका एटॉमिक नंबर रहता है, और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन होने की वजह से इसका जो एटॉमिक मास है वो भी 1 ही होगा। अब 1 × 2 हम जब करेंगे तो हमारे पास हाइड्रोजन के लिए 2 एटॉमिक मास आ जाएगा, और ऑक्सीजन का अगर हम एटॉमिक मास चेक करें तो 8 इसका एटॉमिक नंबर होता है। तो अगर हम 8 × 2 करें तो हम लोग के पास अप्रॉक्सीमेट 16 के करीब ऑक्सीजन का एटॉमिक मास आएगा। अगर हम टोटल इसका एटॉमिक मास चेक करें तो वाटर का एटॉमिक मास आपको 18 ग्राम मिलेगा। ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू 18 ग्राम। ठीक है, हमको एटॉमिक मास वाटर का तो पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर का चार्ज कैसे फ्लो करता है वाटर के अंदर वो फाइंड करेंगे। यहाँ पर हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। आप सबको पता है कि पॉजिटिव चार्ज किससे डिनोट किया जाता है, नेगेटिव चार्ज किससे डिनोट किया जाता है। पॉजिटिव चार्ज आपका प्रोटॉन से डिनोट किया जाता है, नेगेटिव चार्ज आपको इलेक्ट्रॉन से डिनोट किया जाता है, जो कि एक एटम में प्रेजेंट होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ रहते हैं न्यूक्लियस के अंदर, वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग अराउंड दी एटम्स इन देयर वैलेंस शेल्स और शेल्स। ठीक है, अच्छा, अब हम वाटर का एटॉमिक मास तो फाइंड कर लिए। अब हमको देखना है कि एक कप में कितना चार्ज फ्लो करता है। हमको पता है कि अगर हम एक कप लें तो इस कप के अंदर कितना वाटर कैपेसिटी, मतलब इस कप के अंदर कितना वाटर स्टोर हो सकता है, पहले तो हमको वो चेक करना है। हमें पता है कि ये तो एक मोल था, एक मोल का जो ग्राम था वो 18 ग्राम था। अगर इस एक मोल का अगर 18 ग्राम है, मतलब आप बस सोचना कि ये आपका एक ड्रॉप है। एक मोल मतलब बहुत बहुत कम अमाउंट में वाटर की बात हो रही है, और जो एक कप है वो कितना बड़ा रहता है, इतना बड़ा रहता है। उसके अंदर कितना मोल्स ऑफ वाटर स्टोर हो सकता है, पहले तो हमको वो फाइंड करके देखना पड़ेगा। एक कप में कितना कैपेसिटी हो सकता है लीटर में वाटर। हमको देखना है कि एक कप में कितना लीटर वाटर स्टोर हो सकता है। ठीक है, अगर हम देखें कि अगर हमारे पास मिलीग्राम में वाटर स्टोर होगा एक कप में, तो अप्रॉक्सीमेटली हमको, मतलब ये तो मुझे पता था कि कितना मिलीलीटर, तो पहले तो आप देख लो कि कितना मिलीलीटर किस मतलब ऑब्जेक्ट में, कितना किस यूटेंसिल की बात हो रही है, और किस यूटेंसिल में कितना लीटर या कितना मिलीलीटर वाटर स्टोर हो सकता है। तो ये कप है तो इसमें लीटर तो आएगा नहीं, इसमें मिलीलीटर आएगा। मैं यहाँ सीधा लिख देती हूँ कि 250 मिलीलीटर वाटर एक कप में स्टोर हो सकता है। मिलीलीटर ऑफ वाटर कैन बी stored in a cup of water, in a cup, in a cup। ठीक है, अच्छा, अब हमको इसके अंदर मिलीलीटर तो मिल गया, मतलब अब हमको इसको ग्राम में फाइंड करना है। अगर आप इसको लीटर में कन्वर्ट करना चाहो तो लीटर में इसको डिवाइड कर दीजिए 1000 से, तो 0.25 लीटर आपको एक कप में देखने को मिलेगा। पर यहाँ पर हमको लीटर की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर मिलीलीटर की ज़रूरत है, जो कि हमारे पास एकदम कांस्टेंट वैल्यू मिल रहा है हमको। अच्छा, अब हमें पता है कि जो कन्वर्जन चार्ट होता है, अकॉर्डिंग टू कन्वर्जन चार्ट, सबको पता है ग्राम, मिलीलीटर, मिलीमीटर ये सब होता है, लेंथ आपका जो लीटर ये सब रहता है। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो मिलीलीटर है और ग्राम है, मिलीमीटर है, ये सब सेम अमाउंट में वैरी करते हैं। मतलब हमें पता है कि 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर, अगेन 1 किलो इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम, अगेन 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीमीटर। ऐसे हमको पता है कि बहुत सारा, अगर हम कन्वर्जन चार्ट के 3 यूनिट्स को इक्विवेलेंट रखें तो हमारे पास 1000 में सेम अमाउंट ऑफ मास में ये तीनों वैरी कर रहे हैं। तो हम अगर ग्राम में इसको कन्वर्ट करना चाहें तो 250 मिलीलीटर को, अगर हम मिलीलीटर तो आपका लिक्विड स्टेट में रहेगा, अगर हम इसको मतलब ड्राई करके सुखा के अगर हम इसको ग्राम मतलब सॉलिड फॉर्म में चेक करने की कोशिश करें तो हमको यहाँ पर 250 ग्राम ही आपका वाटर मिल जाएगा।
तो अगर हम 250 मिलीलीटर को ग्राम में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं। सो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि 1 कप ऑफ वाटर कंटेन्स, हमको जब आंसर हम सॉल्यूशन लिखेंगे तब हमको ये सब चीज़ों को स्टेटमेंट के तौर पे लिखना पड़ेगा। 1 कप ऑफ वाटर कंटेन्स 250 ग्राम ऑफ वेट। इतना क्लियर? अच्छा, अब हमको इस 250 ग्राम को डिवाइड करना होगा 18 से। क्यों करना होगा वो हम देखते हैं, पहले इसको मिटा लेते हैं। अच्छा, सो हमारे पास क्या क्या वैल्यू था, हम सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन में हम लोग के पास पहले तो था 1 मोल ऑफ वाटर 18 ग्राम, वेयर x मोल, कितना मोल होता है वो हमको नहीं पता, और उस मोल का वाटर आपका 250 ग्राम कैरी कर रहा है। ये आपका 1 कप का है, ये आपका 1 मोल का है। अब 1 कप में कितने मोल्स रहते हैं वो फाइंड करने के लिए हमको एक मेथड का तरीका पता है। कौन सा मेथड? जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, यूनिटरी मेथड। अब हम लिखेंगे यूनिटरी मेथड के अकॉर्डिंग। सबको पता है यूनिटरी मेथड कैसे सॉल्व करते हैं, उसको बाद में बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो अगर 1 मोल ऑफ वाटर में 18 ग्राम है तो कितने मोल ऑफ वाटर में 250 ग्राम होगा? जस्ट हमको कैसे फाइंड करना है? x मोल ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू 250 ग्राम, 250 ग्राम डिवाइडेड बाई 18 ग्राम। तो इसको जब हम पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 13.88 समथिंग। ठीक है, सो हमको इसको अप्रॉक्सीमेटली नहीं लिखना है, अभी हम इसको कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद हम अप्रॉक्सीमेटली जाएंगे, पहले हम इसको कैलकुलेट करेंगे क्योंकि वाटर में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है सब कुछ इंपॉर्टेंट है चार्ज के अकॉर्डिंग। सो आपको इतना ध्यान में रखना है कि आपको पहले से 14 में लिख दीजिएगा, आप 13.88 में लिमिट रखिए। फिर हम इसको अब फाइंड करेंगे, इस मतलब इसको हम अब अच्छे से लिख देंगे कि 13.88 मोल के अराउंड आपको 250 ग्राम ऑफ वाटर देखने को मिलेगा। तो इसको मैं फिर से मिटा के लिखूंगी। यहाँ पर x का वैल्यू तो हमें मिल गया था, कितना था? 13.88 मोल। 1 मोल ऑफ वाटर इज इक्वल टू 18 ग्राम था, वही 13.88 मोल ऑफ वाटर इज इक्वल टू 250 ग्राम। ठीक है, 250 ग्राम आपको कहाँ कौन से कंटेनर के लिए बात हो रही है? एक ग्लास का। ठीक है, अच्छा अब हमको, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। ओके, सो अगर हम इसको अवोगाड्रो नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश करें, आप सबको पता है कि अवोगाड्रो नंबर क्या होता है? अवोगाड्रो नंबर आपको मदद करता है एक मोल का एवरेज, मैं लिख देती हूँ अवोगाड्रो नंबर आपका एक मोल में कितना मॉलिक्यूल्स रहता है वो फाइंड करने के लिए। सो मैं लिख देती हूँ अवोगाड्रो नंबर हेल्प्स अस टू फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्यों? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का ही फॉर्मूला है, हेल्प्स अस टू फाइंड द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसके हमें पता है कि 1 मोल ऑफ वाटर में 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। वैसे ही अगर हम 13.88 मोल ऑफ वाटर की बात करें तो हमको क्या करना पड़ेगा? एक मोल में अगर 6.63 से लिखना पड़ेगा 1 मोल ऑफ वाटर, ये आपको सोल्यूशन चलते हैं। 1 मोल ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और वन मोल ऑफ वाटर इज 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स, और 13.88 मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू कितने मॉलिक्यूल्स करने के लिए इसको करना पड़ेगा हमको इंटू। सो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 13.88 मॉलिक्यूल्स। ये आपका फाइनल आंसर नहीं है, ये हमारा जस्ट मॉलिक्यूल्स फाइंड करना है कि कितना मॉलिक्यूल्स हमको चाहिए एक कप में। सो मॉलिक्यूल्स के बाद हमको चार्ज भी फाइंड करना है। सो चार्ज को फाइंड करने के लिए हम इसके साथ करेंगे इसको इक्विवेलेंट। ठीक है, सो इक्विवेलेंट करने के लिए हमको पहले निकालना पड़ेगा इसका इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स।
सो हमको इसको फिर से मिटाना पड़ेगा, एक साइड में इसको छोटा करके लिख देंगे क्योंकि एक साथ हम अभी कैलकुलेट करेंगे मैथ्स को। सो आपको पता है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड किया जाता है किसी भी मॉलिक्यूल का। सो मान लीजिए आपके पास एक H2O का मॉलिक्यूल है, H2O का मॉलिक्यूल ही बताया पूछा गया यहाँ पर। H2O क्या होता है, न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, क्या होता है सबको पता है कि H2O इज अ न्यूट्रल। सो H2O इज न्यूट्रल, इट डजंट कैरीज एनी चार्ज, ठीक है। सो H2 के अंदर में चार्ज नहीं होता, मतलब इसमें हमको एक चीज़ सेम टू मिल रही है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के इक्वल होगा, ठीक है। सो यहाँ पर हमको लिख देना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन इन H2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू प्रोटॉन, ठीक है। हमको प्रोटॉन का वैल्यू तो मिल जाता है, पर इलेक्ट्रॉन में चेंजेस आ जाते हैं ड्यू टू एनी नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज ऑफ द मॉलिक्यूल। सो यहाँ पर आपका न्यूट्रल चार्ज होने की वजह से, मतलब न्यूट्रल होने की वजह से आपका मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अपने आप को इक्वल बनाएंगे। सो यहाँ पर मैं लिख दूँगी H2 का प्रोटॉन कितना होता है। सो H2 का प्रोटॉन सबको काउंट करना आ जाता है। जैसा हमें पता है कि एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर करने से न्यूट्रॉन आता है, तो न्यूट्रॉन का भी वैल्यू लिख सकते हैं, पर न्यूट्रॉन प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन से अलग रहता है। सो न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। सो आप ऐसे करके न्यूट्रॉन का वैल्यू निकाल सकते हो। सो हम पहले प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो मेन आपका पार्टिकल है वो फाइंड कर लेते हैं। so, सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के इक्वल रहते हैं ऑफ एनी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल, इट इज ऑल्सो इक्वल टू एटॉमिक नंबर। सो इतना तो पता है क्योंकि 11th से हम पढ़ते आ रहे हैं। सो H2 में हम देखें कितने इलेक्ट्रॉन और कितने प्रोटॉन है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो प्रोटॉन भी निकल जाएगा। सो मैं यहाँ प्रोटॉन को नीचे लिख दूँगी। इलेक्ट्रॉन फाइंड कैसे करते हैं वो बस देख लीजिए। H आपका कितना रहता है, 1 एटॉमिक मास रहता है, इंटू 2 आपका एटॉमिसिटी होने के कारण इससे मल्टीप्लाई नहीं जाएगा, प्लस ऑक्सीजन कितना एटॉमिक नंबर होता है 8। सो 8 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 10। सो 10 आपका इलेक्ट्रॉन है, ऑल्सो प्रोटॉन भी आपका 10 ही होगा। अब 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन होने की वजह से हम इसका जब न्यूट्रॉन फाइंड करेंगे तब आपको देखने को मिलेगा कि जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण अपना एटॉमिक नंबर में ज़्यादा शो करने की कोशिश करेगा, तो आपको न्यूट्रॉन भी कुछ 8 के अराउंड मिलेगा। सो अगर हम देखें कि एटॉमिक मास कितना होता है वाटर का, सबको पता है 18 होता है, और अगर हम एटॉमिक नंबर देखें तो हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का एटॉमिक नंबर समझेंगे। सो 10 18 माइनस 10 इज टू आपको 8 देखकर मिलेगा इलेक्ट्रॉन का वैल्यू। सो यहाँ पर न्यूट्रॉन का वैल्यू, सो न्यूट्रॉन तो यहाँ पर जरूरी नहीं है, सिर्फ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैरी होंगे, कंसिडर होंगे। सो हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को एक बेस समझ के इसका 10 कॉमन लेके 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमारे पास रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रॉन्स की। सो हम यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन को इंटू करने जाएंगे अभी, जो हमारे पास चार्ज का कैलकुलेशन होगा। सो यहाँ पर हम लिख देंगे पूरा जो हमारे पास आंसर था। सो यहाँ पर क्या क्या था, 1 मोल ऑफ वाटर is equals to 18 gram, 13.88 mole of water is equals to, यहाँ पर 18 था तो यहाँ पर 250 था। ये कब की बात हो रही, अच्छा 1 mole of water has Avogadro number of 6.022 into 10 to the power 23 molecules, ठीक है। और अगर हम 13.88 मोल्स की बात करें तो उसको हमको फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 13.88 इंटू जो एक का वैल्यू था 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 से मल्टीप्लाई, तो आपका मोल्स निकल जाएगा, मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा। सो मैं मॉलिक्यूल्स लिख दूँगी। अच्छा अब हमको क्या करना पड़ेगा, फॉर फाइंडिंग the overall
presence of charge in a cup of water. कितना होता है? 10 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होता है 1 मोल के लिए. सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का बेसिक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन का सबको पता होगा. जो चार्ज जब फ्लो होता है तो कौन सा चार्ज फ्लो होता है? बेसिक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज़ द फॉर्मूला ऑफ 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम. तो मैं लिख देती हूँ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज इक्वल्स 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम. सो पूरे को उठा के हमको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई. सो अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम? एक्चुअल में जो हमारे पास कैलकुलेशन करना है वो कितने का करना है? 13.88 इंटू 6.02 लिख देते हैं. क्योंकि यहाँ पर हम इसको कर सकते हैं क्या? अप्रॉक्स अवोगाड्रो नंबर 6.02 इंटू 10 to the power 23 इंटू 10 इलेक्ट्रॉन. कितना इलेक्ट्रॉन? इंटू 10 to the power minus 19 कूलम. मतलब हमारे पास चार्जर है. अच्छा, हमको चार्ज ही तो पेन करना है ना. अच्छा, तो इसको हम करेंगे सॉल्व. ठीक है. सो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना. सो इतना अगर आप लोग लिख दिए तो इसको मिटाते हैं. ओके, सो कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं. ओके, सो क्या क्या हमारे पास एक्सपोनेंशियल वैल्यूज में उतना हम फाइंड कर लेते हैं. सो हमारे पास यहाँ पर 13.88 इंटू 6.02 इंटू 1.6 है. इसका कांस्टेंट नंबर्स है. बाकी जो हमारे पास है वो एक्सपोनेंट्स में, मतलब 10 है हमारे पास एक्सपोनेंट में. सो 10 इस 10 को हम इससे अगर हम प्लस करने की कोशिश करें तो 24 हो जाएगा. और माइनस में सो माइनस 19. बेस से हमें एक्सपोनेंट्स ऐड होंगे. आई मीन जो है माइनस में 19 है तो माइनस हो जाएगा. तो इसको हम अगर पूरा सॉल्व करें तो 13.88 इंटू 6.02 इंटू 1.6 इंटू 10 to the power 24 minus 19 5. ठीक है. अच्छा, अब हम इसको सॉल्व करेंगे. तो इसको सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है पर समझाने के लिए मैं कर रही हूँ. एग्जाम के टाइम में ये क्वेश्चन आपको बार बार प्रैक्टिस होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में जब पूछा गया तब एग्जाम में आता है. अच्छा, तो हम 13.88 इंटू 6.02 पहले हम 13.88 को 6.02 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो पहले हम 6.02 इंटू 1.6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. पूरा तो मल्टीप्लाई करना है. 6.02 इंटू 1.6 इसका पूरा उठा के हम 1000 को अलग लिख देते हैं और 602 इंटू 16 करते हैं. तो इसको सॉल्व करने के बाद कितना आएगा? 2 6 12 को 1 6 0 0 1 6 6 36 2 2 1 0 0 6 1 6 2 3 6 9. कितना आ रहा है? अब इसको अगर हम 1000 से डिवाइड करने के पॉइंट में लाए तो हमारे पास 9.632 आएगा. तो हमें काम करते हैं, हमको तो मल्टीप्लाई फिर से करना पड़ेगा. किससे? ये हो गया, ये क्या नहीं, ये नहीं था, ये हो गया, ये हुआ था. हमको 13.88 से मल्टीप्लाई करना अभी भी बाकी है. तो हम फिर से करते हैं 9632. अब की बार हम 100 को लिख देते हैं. मतलब 5 0 हम लोग के पास डिविजन में होंगे. जितना आंसर आएगा उससे डिवाइड कर देंगे. कितना? ये 1 10 100 1000 10,000 लाख 1 लाख से. ठीक है. अच्छा, 9632 इंटू 1388. सो आपको बहुत केयरफुली इसको करना पड़ेगा. मतलब ये मैं कर रही हूँ पर आपको एग्जाम तक ये अच्छे से बन जाना चाहिए कि ये वाला क्वेश्चन बहुत कॉमन है, बहुत फेमस है, बार बार पूछा जाता है. सो आपको इसका आंसर फटाफट आ जाना चाहिए. इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट होता है. सो मैं यहाँ समझाने की कर रही हूँ कि कैसे आपका मैथ्स ये पूरा कंप्लीट हुआ. ठीक है. ओके, सो 8 2 16 का 1 3 8 24 25 6 8 48 49 50 5 9 8 72 72 plus 5 is equals to 77. So 77 into 8 2 16 का 1 8 3 24 25 का 2 6 8 48 49 50 का 5
9 8 are 72, 72 plus 5, 77. 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 6 are 18 का 1, 9 3s are 27, 28. 2 1s are 2, 3 1s are 3, 6 1s are 6, 1 9s are 9. 6 11, 6 6 12, 1 8, 9 10, 19, 1 8 8 16, 16 plus 10, 26 32, 9, 9 plus 8, 17 plus 6, 17 plus 6, 24, 24 for 2, okay, 9 10 11 12, 9 10 11 12 13. तो हमारे पास 134.6 आंसर आ रहा है कुछ. सो हम इसको अप्रॉक्सीमेटली 134 के अराउंड रख सकते हैं. ऑल्सो अगर हम 134 पॉइंट मैंने लगाया क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो 1 लाख था उससे हम डिवाइड कर दिए हैं. कितना आएगा? 50 है तो 5 डिजिट के बाद हम पॉइंट लगा देंगे. यहाँ लग जाएगा पॉइंट 1 2 3 4 5. सो हमारे पास जो 134 आंसर है वो कूलम में है. मतलब हम समझ सकते हैं कि जो हमारे पास चार्ज है वो 134 के करीब फ्लो होगा इन अ कप ऑफ वाटर. और आप ऐसे ही फाइंड कर सकते हो फॉर अ बॉटल ऑफ वाटर. सो 134 कूलम हमको तो मिल तो क्या पर यहाँ पर हम लोग को एक्चुअली कितना था हमारे पास 10 to the power 5 ये. सो 134 अप्रॉक्सीमेट हमारे पास आंसर आएगा. और इंटू करने के बाद 10 to the power 5 हमारे पास कूलम चार्ज तो होगा इन अ कप ऑफ वाटर. सो ऐसे अब बकेट ऑफ वाटर और फिर बहुत सारे कंटेनर्स में जितने वेट आपके कंटेनर में स्टोर होते हैं वो सब आपको ध्यान में रखना है. बाकी आप किसी का भी वेट निकाल सकते हो. किसी भी कंटेनर में कितना वाटर है उससे फ्लो होने वाला चार्ज आप इजीली फाइंड कर सकते हो इस मेथड से. सो आपको ध्यान में रखना है कितना वेट होना चाहिए आपके कंटेनर में. बाकी आपका ये क्लियर हो गया कि 134 इंटू 10 to the power 5 इसको अगर हम और इजीली रखने की कोशिश करें. सो अगर हम पॉइंट लगा दें यहाँ पर बहुत कम चार्ज में. सो 1.34 यहाँ पॉइंट लगेगा तो यहाँ एक्सपोनेंट में बढ़ जाएगा. 10 to the power 7 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है इन अ कप ऑफ वाटर. सी आपका क्यू इतना क्लियर. थैंक यू.